मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जहरीली शराब कांड में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। शराब कांड के मास्टरमाइंड ने सरेंडर किया है। सुनील शाह और कन्हैया यादव ने सरेंडर किया है। दबिश और छापेमारी के दबाव में सरेंडर किया गया। रघुनाथपुर और तुरकोलिया से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में 9 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जिसके बाद पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी और अब इसमें बड़ी सफलता मिली है। शराब कांड के मास्टरमाइंड ने खुद ही सरेंडर किया है। पुलिस की दबाव की वजह से सरेंडर किया गया, जिसमें सुनील शाह और कन्हैया यादव का नाम है। क्या नाम है? नाम बोल। शाह रघुनाथपुर और कन्हैया यादव पिपरा कोठी के कांड में आज माननीय न्यायालय में आज समर्पण किए हैं। दोनों को माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया। दोनों मास्टरमाइंड हैं। सभी केस में एक दूसरे का लिंक है। इससे पहले भी कोई आपराधिक जी लोग आपराधिक दोनों का आपराधिक किस तरह का सब उत्पाद संबंधित। मोतिहारी में हुई जहरीली शराब कांड में अब तक 9 लोग की जान जा चुकी है। कई लोग हैं जो अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन 1 अप्रैल से शराब पीने के बाद बीमार होने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अब भी जहरीली शराब से बीमार लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब बीमार लोगों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। बीती रात नवल किशोर महतो, रंजीत महतो, बबलू महतो और कृष्णा साहनी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी कि अब धीरे धीरे जिन जिन लोगों ने शराब का सेवन किया था उनकी तबीयत खराब होती चली जा रही है, जिसके बाद अब ये आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। जहरीली शराब कांड में लगातार मौत का सिलसिला बढ़ रहा है। वैसी स्थिति में बीमार मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अभी सदर अस्पताल में है। सदर अस्पताल में अभी तक जो जानकारी मिली है कि 15 मरीज जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये लोग जो है कल देर रात जो है पहुंचा है। ये बताइए, कहाँ शराब पिए थे और अब तबीयत कैसी है? जम्बू बैठा में पिए थे। कई गिलास पिए थे? 1 गिलास। तबीयत अभी ठीक है? अभी थोड़ा क्या दिक्कत हो गया? क्या गया? दर्द थोड़ा देह में पूरा कपार पड़ता है। कहाँ से आए? हरदिया से। अब शराब फिर पीजिएगा? नहीं। अब क्या नाम है आपका? रंजीत महतो। आप भी शराब पी के आए हैं? क्या तबीयत खराब हो गया आपका? माथा चक्कर कर रहा था, लहर। अब ठीक है? कहाँ से शराब पी? कितना गिलास शराब पी? 2 गिलास। कई को लोग आप लोग आए हैं? मतलब एक साथ कितने लोग आए हैं? कितना लोग पी रहे थे? बैठ के तो हम 5-7 आदमी। उन लोग का क्या हाल है? दूसरे जगह हम नहीं पहचाने। बहुत लोग पिया है शराब ना। देखिए, जहरीली शराब मामले में कई लोग बीमार हैं, जिनका इलाज जो है वो सदर अस्पताल में भी हो रहा है, निजी नर्सिंग होम में भी हो रहा है और तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। तो वैसी स्थिति में बीमार मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और लगातार न्यूज 18 लोगों से अपील भी कर रहा है कि शराब का सेवन नहीं करिए। बताइए, आप लोग क्या व्यवस्था की है? कितनी जानकारी मिली है अभी तक एडमिट लोगों की? क्योंकि लगातार सिलसिला रुक नहीं रहा। पूरा ये लोग को जागरूक किया जा रहा है और जो लोग हमारे पास भर्ती हो रहे हैं उनका पूरा मेडिकल टीम के द्वारा हमारा पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके लिए डेडिकेटेड वार्ड बना दिया, जैसे आप देख रहे हैं। पूरा शराब वार्ड है? हाँ, पूरा ये अल्कोहलिक वार्ड हो गया और इसमें हमारे नर्सिंग ऑफिसर का ड्यूटी लगा हुआ है। लगातार लोग 2-2 घंटे पर आकर लोग फीडबैक ले रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि आप सब लोग का मिलान किया जा रहा है और उसके बाद डॉक्टर लोग भी आकर अपना चेक करता है। ठीक हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये तमाम जो तस्वीरें हैं वैसे लोगों की तस्वीर है जिन लोगों ने शराब का सेवन किया था और उसी जहरीली शराब के सेवन में ये तमाम लोग बीमार पड़े हैं और उनका इलाज जो है मोतिहारी के सदर अस्पताल में हो रहा है। तो काफ़ी संख्या में बीमारों लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है और वैसी स्थिति में जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और लोग परेशान हैं। वैसे लोग परेशान हैं जिन्होंने शराब का सेवन किया था, वैसे लोगों को अस्पताल में लाकर उनका इलाज भी कराया जा रहा है। उनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। तो मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने कई परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और इस कांड में एक ऐसा भी शख्स है जिसने अपने शराब तस्कर भाई को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। बाल गंगा के रहने वाले संपत शाह ने भी शराब पी थी। शराब उसके भाई ने ही मंगाई थी। शराब पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और SKMCH ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। संपत शाह ऑटो चलाकर परिवार की देखभाल करता था और उसकी मौत के बाद परिवार पर आफत आ गई है। तबीयत कैसे खराब है? ओकर पहले से कुछ तबीयत खराब हो गई तो पीला के बाद में और हो गया। तोरा के बताया ना कि तबीयत खराब हो गई?
पहले ही से तबीयत खराब रखा नानू अकाल के अंगर तबीयत खराब हो रहे आंखों से लोकत रहे ना काल दिन रात लोग थे पिलर देखा तो बहुत कितना उजर लोग थे पिलर ओ दिखाई कम हो गए। हां अब शराबबंदी पर सियासत भी शुरू हो गई है और शराबबंदी पर तेजस्वी यादव ने कई सवाल भी उठाए हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने सवाल उठाए जिसमें शराबबंदी को तेजस्वी यादव ने फेल बताया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून की विफलता पर उन्होंने सवाल उठाए हैं जिसमें शासन प्रशासन पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए। शराब माफिया से गठजोड़ का आरोप भी उन्होंने लगाया और तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी बनी है सबसे बड़ा संस्थागत भ्रष्टाचार। सरकार से कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी तय करने की मांग तेजस्वी यादव ने की है। तो अब तेजस्वी यादव के पोस्ट पर बयानबाजी भी तेज हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। राज्य सरकार ने जब लालटेन युग खत्म हुआ हर बिजली के खंभे पर टोल फ्री नंबर दिया। अब माननीय तेजस्वी यादव आप इसकी आलोचना करते हैं, यह तो स्वाभाविक है क्योंकि शराब की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया आपने पश्चिम बंगाल से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में लिया। तेजस्वी यादव जी का यह पोस्ट निश्चित रूप से शराब माफियाओं के पक्ष में उन्होंने पोस्ट किया है, वह शराबबंदी के खिलाफ है। उनका यह पोस्ट यही दर्शाता है, जबकि बड़ा स्पष्ट है कि बिहार में माताओं बहनों की आवाज है, आकांक्षा है शराबबंदी की नीति। तेजस्वी यादव जी जो इस पर ढकोसला करते हैं, एक सामाजिक क्रांति का यह कदम है। निश्चित रूप से इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन सरकार लगातार इन कमियों को दूर कर रही है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने एक ट्वीट की कि बिहार में शराबबंदी विफल है, तो क्या ये सत्य नहीं है? मिर्ची क्यों लग रही है? शराबबंदी कानून लागू इसलिए हुआ था कि बिहार स्वस्थ हो। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब के धंधेबाज किसी न किसी नई तरकीब से शराब बेचने में लगे हुए हैं। छपरा से आई शराब तस्करी का ये वीडियो बेहद हैरान करने वाला है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को जरा आप ध्यान से देखिए। ये गर्मी का मौसमी फल तरबूज नहीं बल्कि तरबूज की आड़ में शराब बेची जा रही है। पहली नजर में दूर से किसी को भी इस मीठे रसीले तरबूज पर बिल्कुल शक नहीं होगा, लेकिन माफिया डाल तो पुलिस पात किसी तरह पुलिस को तरबूज की आड़ में शराब के धंधे की खबर मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे खेल का खुलासा कर दिया है। वहीं दूसरी तस्वीर भी वैसी ही है जो हैरान करने वाली है। जहानाबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मां बाप ने अपने 5 साल के बच्चे को पढ़ने के लिए एक निजी आवासीय स्कूल में भेजा था, लेकिन एडमिशन के महज 10 दिन के भीतर मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया है। घटना करौना थाना क्षेत्र का है। बुलाकी वेघा गांव के 5 साल के बच्चे आशु कुमार का 10 दिन पहले ही निजी स्कूल गुरुकुल में एडमिशन कराया गया था। आज संदिग्ध स्थिति में इस बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रबंधन का दावा है कि बच्चा गिर गया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि परिजनों का दावा है कि बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी गई। शव पर कट के निशान भी मिले हैं। मासूम की निर्मम हत्या के विरोध में बवाल के बाद पुलिस ने स्कूल के संचालक को हिरासत में लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। कितने लोग मरीज? सर, सुबह हमें 5 बजे सूचना मिली कि आपके बच्चा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो गार्जियन आए हैं हॉस्टल पे। तो वहाँ पता चला कि हॉस्टल से कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया गया है। तो हॉस्पिटल के पास पहुँचे तो हॉस्पिटल वाले बोले ये बच्चा थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, आप इसको कहीं और लेकर दिखलाइए। हम लोग पटना ले जाने के क्रम में बच्चा को रास्ते में शायद मृत्यु हुआ, लेकिन पटना ले जाने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो वहाँ बोले कि बच्चा आपका मृत्यु हो चुका है। सर, सबसे पहले बच्चे को जब देखा गया तो आँख पे धारदार हथियार से आँख काटा हुआ है, गला पूरा रहता हुआ है, प्राइवेट पार्ट काटा हुआ है और पेट भी काटा हुआ है इसका। हत्या का लग रहा है? बिल्कुल सर, 200% इसको धारदार हथियार से तड़पा के मृत्यु किया गया है। गोवा पकड़ के रहने वाला था और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है।
तो उनका स्कूल वालों का कहना है कि वो गिर गया है और उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, और परिजनों का कहना है कि इसको मार दिया गया है। इनके द्वारा विधिवत जो है वो आवेदन दिया जा रहा है। आवेदन के बाद जो है हम लोगों ने अभी फिलहाल जो स्कूल के संचालक हैं वो हम लोगों के कस्टडी में हैं। वो जैसे इन्होंने एप्लीकेशन इन लोगों का दिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग विधिक सम्मत कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर आपको पटना सिटी से दिखाते हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों को गोली मार दी है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के पैजावा बादशाही पईन के पास की है। पूरी घटना के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो से आए अपराधियों ने होटल कारोबारी और राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव और उनके एक समर्थक को गोली मार दी। आनंद फानन में दोनों को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश यादव अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने ही 2 बीघा जमीन को देखने गए थे और बाइक से जैसे ही वहां से लौटने लगे, कार सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे ओम प्रकाश यादव और जितेंद्र कुमार घायल हो गए। वहाँ हम लोग गए जमीन पर, सब ठीक ठाक था। उसके बाद हम लोग लौटने लगे तो बस वो टपाटप फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। संभालने का मौका नहीं मिल पाया हम लोग। आपको कहाँ लगा? हमको देखिए यहाँ लगा है 2 जगह। एक जमीनी विवाद है जिसको लेकर 2 पक्ष में लड़ाई झगड़ा हुआ था 2 दिन पहले, तो प्राथमिकी भी दर्ज की गई। उसी में आज सुबह में जो पक्ष है ओम प्रकाश यादव और जितेंद्र गए थे वहाँ पे शायद ज़मीन देखने, तो बोले कि वहाँ दूसरी तरफ बादशाही पहन के दूसरी तरफ से गोली चलाया, तो एक के जांघ में लगी हुई है गोली और एक के पेट को छूते हुए। एक्सरे में एक का गोली फंसा हुआ। दोनों वर्तमान में एनएमसीएच में इलाजरत है और इसमें हम लोग जल्दी। आरा के भोजपुर जिले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां लक्ष्मी नारायण महायज्ञ मेले में उपद्रवियों ने पथराव कर माहौल बिगाड़ दिया। भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल के बचरी कॉलेज ग्राउंड में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ मेले का आयोजन हुआ था, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि झूले पर मुफ्त में चढ़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद झूले के पीछे से ही 3 से 4 युवक ने मेले में पत्थरबाजी की और इस घटना में मेला देखने आई एक महिला समेत चरखा चलाने वाले युवक का सिर फट गया, जबकि कुल 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पथराव के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कुछ लड़के लोग आए थे, 10 लड़के थे और आउटी गेट से घुस रहे थे, तो हम लोग नहीं आने दे रहे थे। बोल रहे थे कि फ्री में झुलाओ हमको, तो हम बोले कि नहीं, जाओ सामने से आओ, सामने वाला गेट से। तो मना कर दिए उन लोगों से, तो मेरा काला पकड़ के हाथापाई कर दिया। उसके बाद फिर भी नहीं माना, तो उसके बाद वो पीछे से आया और पीछे से ईंटा चलाने लगा। ईंटा चला के मेरा सर फाड़ दिया। भोजपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां खेत में लगी भीषण आग से फसल जलकर खाक हो गई है। पीरो नगर परिषद क्षेत्र में भीषण आग लगी है। कचरे में आग लगी और धीरे धीरे ये आग फैलती हुई खेतों तक चली गई। लाखों रुपए की गेहूं फसल और खलिहान का पुआल राख हो गया है। आग की लपटें देखकर किसानों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पीड़ित किसानों के लिए मुआवजे की मांग अब तेज हो गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अगलगी की ये तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि सबसे पहले कचरे में आग लगी और उसके बाद ये आग धीरे धीरे गेहूं के फसल तक फैलती चली गई, जिसमें काफी नुकसान बताया जा रहा है। बिहार के वैशाली से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। दहेज की मांग ने एक और बेटी की जान ले ली। आरोप है कि ससुराल वालों ने पहले पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की और जब वो बच गई तो अस्पताल में उसे जहर का इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया गया। हमारी ये रिपोर्ट सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि समाज के सामने खड़े कई कड़वे सवाल भी उठाती है। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र के पीरापुर गांव में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि यहां एक बेटी दहेज दानवों के शिकार हो गई। दिल दहला देने वाली ये वारदात 20 साल की खुशबू कुमारी के साथ हुई। बड़े अरमानों से पिता ने डोली में बिठाया था
खूबसूरत सपनों के साथ खुशबू अपने पति के साथ विदा हुई, लेकिन 2 साल के अंदर ही यातनाएं शुरू हो गईं। परिजनों का आरोप है कि 19 मार्च को विवाद बढ़ा और ससुराल वालों ने बाइक से पेट्रोल निकालकर खुशबू पर छिड़क दिया और आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी खुशबू को हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग कौन लगा लिया? ये उसका ननद सास मिलकर, मैंने पूरा फुल फैमिली मिलकर इसको डेली मारता था। किस लिए मारपीट करता था? वे दान दहेज के लिए मारता था। अच्छा। एक बार भाग के भी गई थी तो दोबारा आया था। अच्छा। तो फिर बुला के लिए आया कि नहीं करेंगे ऐसा, उसको समझाता हूँ। यहाँ रोक रहे थे तब इतना जबरदस्ती आग लगा दिया। माने आप आने के बाद यहाँ रोके थे कि रुक जाइए, हमारा पूरा फैमिली आएगा देखेगा तो आग लगाइएगा। यहाँ का गाँव वाला भी और मिल के और लोग जबरदस्ती आग लगा दिया। दावा है कि इलाज के दौरान जब खर्च बढ़ने लगा तो साजिश और खौफनाक हो गई। आरोप है कि अस्पताल में खुशबू को जहर का इंजेक्शन देकर उसकी हत्या की गई। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। जब पुलिस गंडक नदी घाट पर पहुंची तो चिता जल रही थी। जलती चिता से अधजले शव पुलिस ने बाहर निकाले। पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। जब ससुराल पक्ष के द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई तो ये बात तो सही है कि उन्होंने जबरन जला दिया है। घर पे और लोग हैं या फरार हैं? नहीं, और लोग तो भाग चुके हैं, लेकिन भरत राय को हिरासत में लिया गया है और जो पीड़ित पक्ष है, मृतिका के मैके वाले हैं, उसके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हालांकि पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और एफएसएल की टीम वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन इस दर्दनाक घटना एक बार फिर से समाज के सामने कड़वा सच तो रख ही दिया। सबकी आंखों में सवाल है, चिंता है बेटी की सुरक्षा को लेकर। सवाल ये कि क्या दहेज के लालच ने ले ली एक बेटी की जान? क्या बेटी की जिंदगी दहेज से भी सस्ती हो गई? क्या कानून का डर खत्म हो गया है? कब रुकेगी दहेज के नाम पर बेटियों की हत्या? क्या खुशबू को मिलेगा इंसाफ? दहेज की इस कुप्रथा ने एक और बेटी की जिंदगी को ले लिया। अब उस सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या खुशबू को इंसाफ मिलेगा और क्या दहेज के खिलाफ समाज सच में खड़ा होगा? न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बताते हैं, जहां कुमारखंड प्रखंड के अंतर्गत बेलारी थाना क्षेत्र के गंगारही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर शव को घर से करीब 1 किलोमीटर दूर बांसवाड़ी में गड्ढा खोदकर दफना दिया। मृतका की पहचान त्रिफुल देवी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति सुरेश ऋषिदेव बताया जा रहा है। सुबह जब महिला घर में नहीं मिली तो परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच मामले ने उस समय सनसनीखेज मोड़ ले लिया जब खुद आरोपी पति ने हत्या की बात कबूल कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बांसवाड़ी से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले को लेकर एसपी संदीप सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब हर पहलू से जांच कर रही है। हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस निर्मम घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ये तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो दफनाए गए शव को बाहर निकाला गया है और बताया जा रहा है कि पति ने हत्या की बात खुद ही कबूल कर ली है और अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय ये घटना बना हुआ है और सभी अब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर मौत के पीछे की वजह क्या रही है। जैसे ही आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी मिली, सभी देखिए वहां घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि दफनाए गए शव को पुलिस ने बाहर निकाला है और अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है। पति ने पत्नी की हत्या क्यों की, अब तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। इस खौफनाक वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। 2-3 बजे तो बोला, दादाजी को बोले तो बोल रहा था कि यहाँ पे राकेश का मम्मी नहीं है घर पे। तो हम लोग उठे तो ढूंढने लगे, उधर इधर ढूंढने लगे, नहीं मिले तो हम लोग नानी के गाँव गए। हम गए वहाँ पे भी नहीं मिला तो वहाँ से आए हम। खाकर सो रहे थे, तभी रात को 12 बजे घटना हुआ और कुछ दूरी पर 1 किलोमीटर दूरी पर मम्मी को काट बांसवाड़ी में गाड़ दिया।
लोग को पता है कि जब 8 बज गया ना तो बोला कि आज तिरकुल देवी का मौत हो गया। कैसे मौत हो गया तो बोला जो उसका पति ने मार दिया। कैसे मार दिया तो लड़ाई झगड़ा हुआ था, और तो पता नहीं है। जो हम तो यही कहना चाहते हैं जो कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलना चाहिए कि फिर दूसरे जगह दूसरे बहू बेटी को ऐसे ना करे। जानकारी हल्ला हुआ था, हम लोग आए हैं सब वहाँ सब इसका लहरा से सब आदमी आए। क्या नाम हो आपका? राम प्रसाद ऋषि। आपकी कौन है? बहन लगेगा। आपकी बहन है? जी हाँ। कितना दिन पहले शादी हुआ था? शादी तो 300 बाल बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा है। 3 बच्चे हैं। मारने का वजह क्या कारण है आपको पता? कुछ चला पता हम सर नहीं कह सके। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी आवास पर बम फेंका गया है। नकाबपोश बदमाशों ने सुतली बम फेंका है और स्कूटी से आए 2 बदमाशों की करतूत बताई जा रही है। किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची भी है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी के आवास पर बम फेंका गया है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाश यहां पहुंचे थे, जिसने सुतली बम फेंका है। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत रात्रि करीब 10:30 बजे 2 नकाबपोश स्कूटी सवार अपराधकर्मी द्वारा विश्वविद्यालय के वीसी सर आवास के गार्ड के गेट के सामने सड़क पर एक सुतरी बम फेंका गया है, जिसमें कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। घटना से तो सुरक्षित कर एफएसएल को टीम को बुलाया गया और उनके द्वारा जांच भी किया गया है। अपराधकर्मियों का पता भी लगाया जा रहा है और उसके आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पटना रिंग रोड का शेरपुर कन्हौली का हिस्सा जल्द बनकर तैयार होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस खर्च को बराबर वहन कर रहेगी और इस हाईवे से जुड़े दानापुर बिहटा एलिवेटेड और पटना औरंगाबाद हाईवे होते हुए आरा, सासाराम, औरंगाबाद, बक्सर जाने में लोगों को सुविधा मिलेगी। रिंग रोड शेरपुर और कन्हौली का हिस्सा जल्द बनकर तैयार होगा। इस पुल के बनने से यातायात की जो सुविधा है वो थोड़ी सुगम हो जाएगी। आपको दिखा रहे हैं कि ये शेरपुर का वो हिस्सा है जहां पर रिंग रोड बनने वाला है और उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। पटना शहर के लिए सबसे अहम पटना रिंग रोड के शेरपुर कन्हौली हिस्से को माना जा रहा है और इसकी मंजूरी भी मिल गई है। यह राज्य में नेशनल हाईवे परियोजना में सबसे महंगी सड़क परियोजना है। मात्र 8.48 किलोमीटर कन्हौली शेरपुर 6 लेन हाईवे की निर्माण की लागत 778 करोड़ रुपए तय की गई है। इस परियोजना के लिए महंगी जमीन का खर्च उठाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने बात जो है वो की है और इन दोनों पर सरकारें राजी हुई है। कुल 11 गांवों की 83.76 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण पर कुल खर्च 284 करोड़ से दोनों सरकारें आधी आधी राशि उठाएंगी। केंद्र ने अपने हिस्से की राशि 142 करोड़ राज्य को सौंप दी है और अब अधिग्रहण पर प्रशासन ने जमीन देने की जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस हिस्से को बन जाने के बाद शेरपुर दिघवारा 6 लेन पुल होते हुए उत्तर बिहार जाना आसान होगा। ये जो सबसे महंगा जो पुल है वो माना जा रहा है, यानी सबसे महंगी जो सड़क है वो मानी जा रही है, क्योंकि कई गांवों है और कई गांवों से जो जमीन है वो ली गई है और बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसे बना रही है। यानी पटना का जो रिंग रोड है शेरपुर दिघवारा कन्हौली, ये जो इलाका है यहाँ पर पुल बनने से यातायात की सुविधा आसान होगी, लोगों को जाम से निजात मिलेगा और एक जिले से दूसरे जिले में सफर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है और इसी क्रम में भोजपुर बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सह भोजपुर जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी पहुंचे, जहां उन्होंने
पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि स्थापना काल से ही बीजेपी अपने कार्यकर्ता की मेहनत की बदौलत यहां तक पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 47 वर्षों में जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनको आज याद करने का दिन है। वहीं बंगाल चुनाव पर बातचीत के क्रम में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब समय आ गया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर भगवा लहराएगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। 4.5 दशक से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव और संकल्प, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, अंतिम पंक्ति तक विकास के प्रकाश को पहुंचाना, श्रद्धेय अटल जी का भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपना को साकार कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के महामंत्र के साथ शून्य से शिखर तक हर माँ भारती के संतानों को 21वीं सदी का वह भारत के सपना को साकार कर रहे। और